जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट का मैथ और पेडागॉजी दोनों का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टोटल 15 क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 4 जनवरी 2022 का। अगर सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाइयों के डिब्बे में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होती है? मतलब 1 ग्राम डिब्बे का भरने की आवश्यकता कितनी है? 750 ग्राम। एक डिब्बे में 750 ग्राम ही भरा जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल मिठाई कितनी हुई। जोड़ लेते हैं। 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो 750 ग्राम, अरे 4 किलो सिर्फ है। 4 किलो कितना है? रसगुल्ले हैं। टोटल जोड़ लेते हैं। 9 किलो 750 ग्राम कितना हो गया? टोटल मिठाई हो गया। ठीक, अब टोटल मिठाई को हम सीधे 9 किलो 750 ग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 9750 ग्राम मिठाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहा है कि दुकानदार ने सारी मिठाइयों के डिब्बों में भर दिया था, जिसकी क्षमता मतलब एक डिब्बे की क्षमता कितना है? 750 ग्राम। एक डिब्बे में 750 ग्राम भरा जाता है। तो 9750 ग्राम कितने डिब्बे में भरा जाएगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें 750 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया। ठीक, 15 से काट दें। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, फिर 5 से 13 पचे 65। आया कितना टोटल डिब्बा? 13। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मतलब मिठाई में डिब्बों की आवश्यकता, डिब्बों की कितनी आवश्यकता होगी मिठाई भरने के लिए? 13 डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक चौराहा पर लगी ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट और 75 सेकेंड बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती हैं तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेंगे तो वह समय होगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट और 75 सेकेंड का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो हम 30, 45, 60 और 75 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 30, 45, 60 और 75। ठीक, तो 30 का कितना हो जाए? 5 छक 30 होता है। 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार 45 का 9 पचे 45, 3 के पावर 2 गुणे 5। इसका कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5। ये कितना हो जाएगा? 25 3 75 होता है, तो 5 का स्क्वायर गुणे 3। अभी एलसीएम का निकाल लेंगे। तो जब मैक्सिमम घात होता है उसी को लेते हैं। 5 का स्क्वायर मतलब 25 गुणे यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4। इसका गुणा करते हैं। 25 चौका 100, 900 आ गया। एलसीएम कितना आया? 900। ठीक, अब सभी बत्तियां एक साथ दोपहर, ये कितना आया? सेकेंड में आया मेरा, क्योंकि सेकेंड में टोटल था ना। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड को मिनट में चेंज कर देंगे। तो 1 सेकेंड में, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। इसमें कट जाएगा। आएगा कितना?
15 मिनट। ठीक, मतलब तीनों एक साथ 15 मिनट बाद एक साथ आएंगे। अब यही 15 मिनट हम क्या करेंगे, 1:35 PM में जोड़ देंगे। तो 1:35 PM में जोड़ देंगे। ठीक, 15 मिनट को 5 5 10, 3 1 4 1 5 1, मतलब 1:50 PM पर पुनः एक साथ जो क्या होंगे, बदलेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे से ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच है, तो 3.5 मीटर द्वारा बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होंगी। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, पंक्तियों की संख्या। जैसे में यही है आपका दीवार, अब ये कितना है, 3.5 मीटर ऊंचा है। इसमें हमको ईंटों की संख्या बताना होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार ईंटा लगा होगा, तो इसकी ऊंचाई हमको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 3.5 मीटर में 3 इंच का भाग दे देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो 3.5 को अगर हम इंच में बदलेंगे, पाँच मीटर को इंच में बदलेंगे, तो इसका आएगा 137.8 इंच। ठीक, अब इसी 137.8 इंच में किसका भागेंगे हम, 3 इंच का, तो आएगा कितना, 3 चौक 12, फिर 1, 3 पचे 15, 3 छः 18, मतलब लगभग कितना आएगा, 46। ठीक, इनकी कुल कितनी पंक्तियाँ हो जाएंगी, 46। का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 46 पंक्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है, जो इस प्रकार है। पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021, पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिन तक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, पहला ऑप्शन, उसे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान के खराब होने की तिथि गुजर चुकी है। दूसरा, बी, वह पैकेट का तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। पैकेट का यूज, वह अभी 6 महीने का इंतज़ार कर सकती है क्योंकि सामान 180 दिन बाद खराब होगा। पैकेट 10 जून 2021 को खराब हो चुका था, उसे फेंक देना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 जुलाई 2021 को खरीदी और पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021 को। ठीक, तो 10 जनवरी से लेकर 10 जुलाई तक, यहाँ पे 180 दिन दिया है। पहले हम इसको महीना में चेंज कर लेंगे, कितना, 6 महीना, 6 माह। अब 6 माह 10 जनवरी से लेकर 10 जुलाई तक कितना हो जाएगा, 6 माह। लेकिन उसको जानकारी कब प्राप्त हुई, 3 जुलाई को। ठीक, 3 जुलाई तो 3 7, तो इसका 7 दिन और बचा है एक्सपायरी डेट उसका ख़त्म होने में, 7 दिन बचा है। ठीक, तो इसी के अनुसार 7 दिन के अनुसार हम क्या करेंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे। उसे पैकेट फेंक देनी चाहिए, तो गलत। वह पैकेट का तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और यूज कर सकती है, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 1 हफ्ता तक इसका यूज कर सकती है। ठीक, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
एक शहर का तापमान रात 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अंतर देख लेंगे कि कितना डिग्री गिरा है तापमान। 23.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 17.2 डिग्री सेल्सियस, 5 में से 2 गया 3 और 7 6, मतलब कितना गिरा, 6.3 डिग्री सेल्सियस गिरा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 घंटा में कितना गिर रहा है तापमान, 0.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसलिए अब 6.3 डिग्री सेल्सियस कितने घंटा में गिरेगा, तो हम भाग दे देंगे 6.3 में 0.7 का, तो दशमलव से दशमलव खत्म, 7 9 63, कितना आया 9 घंटा। ठीक, अब रात 9 बजे टेम्परेचर 23.5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब 9 घंटा बाद कितना हो गया है 17.2 डिग्री, तो 9 घंटा बाद इसमें हम 9 ऐड करेंगे, कितना आएगा, अब ये रात 9 तो सुबह का 6 बज जाएगा, 6 AM। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 6 AM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा, मतलब निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन ए छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को देखना, ऑप्शन सी संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, ऑप्शन डी गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी। एक मतलब छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर, मतलब उनका कंसेप्ट की समझ पर उनकी फीडबैक को तैयार करना। ठीक, ऑप्शन ए कि उनका कंसेप्ट कैसा है, वो क्वेश्चन को सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसके आधार पर हम उनका मूल्यांकन करेंगे। बी केवल फेल और पास, इसके आधार पर तो कभी करेंगे ही नहीं, केवल फेल और पास के अनुसार। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, हाँ उनका जो प्रोग्रेस रिकॉर्ड होता है उसके आधार पर हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है, हमको नहीं बताना है। हमेशा इस पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे नहीं है कहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। चलिए ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन ए मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनाता है, मानचित्रण द्विक स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है, मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्रण का आरेखन शामिल होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि मानचित्रण होता क्या है। तो मानचित्रण मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें छात्रों को स्थानिक, अनुपातिक और अपसारी चिंतन का विकास होता है मानचित्रण के द्वारा। अब मानचित्रण का यूज बच्चे दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं। ठीक, जैसे में हम कोई मैप के अनुसार किसी वस्तु को समझते हैं। ठीक, मतलब मूर्त से अमूर्त वाली जो चीज़ होती है इसमें आती है। तो मानचित्रण उच्च गणित, अब गणित की यहाँ बात है, मानचित्रण का यूज गणित में, मानचित्रण का यूज हर एक सब्जेक्ट में किया जा सकता है। गणित ऐसा ही नहीं कि गणित में हो। ठीक, लेकिन हमको यहाँ गणित के अनुसार क्वेश्चन को देखना है। तो मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनाता है, ये बात एकदम सही है। ठीक, मानचित्रण द्विक स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, अभी बताए हैं कि स्थान, उनके द्विक स्थान अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है, तो ये भी सही है। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है, ये भी बताए हैं कि अनुपातिक सोच को बढ़ावा देता है, तो ये भी सही है। मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्रण का आरेखन शामिल होता है, तो ये गलत बात है, अपने आसपास का नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ों का हम आरेखन कर सकते हैं। ठीक, तो इसका अब नहीं पूछा है तो राइट आंसर तो डी ही होगा। ठीक, नहीं के अनुसार, इसके अनुसार ऑप्शन डी सही है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। ठीक, हमके संख्या का प्रकार बताना है और उसकी उपयोगिता का ये भी बताना है। तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो जो इसका नेगेटिव होगा वही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गणन संख्या, ये भी क्या है, संख्या का प्रकार है। ठीक, ऑप्शन बी क्रम सूचक संख्या, ये भी संख्या का एक प्रकार है। ऑप्शन सी सौंदर्य परक संख्या, ये संख्या का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं के अनुसार। और अंकी संख्या भी क्या है, संख्या का प्रकार है। तो गणन संख्या क्या होता है, जिसकी हम गणना करते हैं, जिसको हम गिनते हैं, वही क्या होता है, गणन संख्या। जैसे 1 2 3 4, ठीक, ये सब क्या होते हैं, गणन संख्या। क्रम सूचक क्या है, जिससे हम किसी वस्तु का स्थान निर्धारित करते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, etc। ठीक, और अंकी संख्या क्या होता है, जिसको हम उस संख्या से पहचानते हैं। ठीक, तो वही क्या होता है मेरा अंकी संख्या, जिसका हम जिन संख्या का यूज हम पहचान के लिए करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अंकी संख्या। जिन संख्या का प्रयोग हम पहचान के लिए करते हैं। ठीक, और सौंदर्य परक संख्या क्या होता है, सौंदर्य परक संख्या में हम इसको नाम से प्रतीत होता है सौंदर्य, मतलब सौंदर्य प्रशासन जैसे संख्या, जैसे आकार, लिपि, रंग। ठीक, रंग, आकार, लिपि इत्यादि शामिल रहता है, उसी को हम कहते हैं सौंदर्य परक संख्या। तो ये संख्या का प्रकार नहीं है। ठीक, उपयोगिता भी समझ लिए इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है। अब बंद सिरा हम आपको बता चुके हैं, ओपन, ठीक, और क्लोज्ड। ओपन क्वेश्चन और क्लोज्ड क्वेश्चन। तो ओपन मतलब मुक्त सिरे वाला प्रश्न। तो ओपन में क्या होता है, ओपन में अपसारी चिंतन का विकास होता है। ओपन क्वेश्चन जैसे ओपन क्वेश्चन वाले में अपसारी चिंतन का विकास होता है। इसमें हम जो आंसर होता है कई तरीके से डायरेक्ट नहीं प्राप्त करते हैं, कई तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक, इसमें हमारा सोच का विकास होता है। और क्लोज्ड क्वेश्चन में क्या होता है, एक ही तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और लिमिटेड होता है, मतलब इसका जो सोचने की क्षमता होती है लिमिटेड होती है। अभिसारी, इसमें कौन सा चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन होता है। ठीक, अभिसारी चिंतन। अब सारी, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्या है और उनमें दहाई स्थान पर अंक 5 है। तो हम इस प्रकार से हम तो बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे मैं 1 5 1, 1 5 2, 1 5 3, इसी प्रकार हम बहुत सारी संख्या बना सकते हैं कि जिनका दहाई स्थान 5 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बच्चा बहुत सोचेगा कि कौन कौन से ऑप्शन रखे इस पर। ठीक, ऑप्शन बी देखते हैं, ये कैसा था, ओपन। ऑप्शन बी, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 है। तब 36 योग वाली 36 में योग वाली भुजा कई प्रकार से बना सकता है। ठीक, त्रिभुज बना देगा, वर्ग बना देगा, आयत बना देगा, तो बहुत सारे तरीक़ों से। तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन। ये भी किस किस प्रकार का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड। ठीक, 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। अब ये देखिए क्लोज, मतलब बंद सिरे वाला। क्लोज्ड। ठीक, 178 और 184 के बीच, तो एक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऐसी 5 संख्याओं दो समूहों की सूची बनाओ जिनका योग 50 हो। ये भी क्या है, ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, भिन्नों की योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी के मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिया गया क्रियाकलाप एक है, मतलब कि जो ये क्रिया कर रहा है उनमें से जो ऑप्शन दिया गया कौन सी क्रियाकलाप है। ठीक, हमको ये बताना है। ऑप्शन ए विषय वस्तु क्रियाकलाप, ऑप्शन बी उत्तर विषय वस्तु क्रियाकलाप, ऑप्शन सी पूर्व वस्तु विषय वस्तु क्रियाकलाप, ऑप्शन डी समय की क्षति। तो एक तो ऑप्शन डी एकदम कट जाएगा, इसका कोई मतलब है ये नहीं है कि वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विषय वस्तु क्रियाकलाप कंटेंट एक्टिविटी क्या होता है। कंटेंट एक्टिविटी वो होता है जो कक्षा चलने के अनुरूप की जाती है। जैसे कक्षा स्टार्ट हो गया, उसके अंदर जो भी योजनाएं संचालित की जाती हैं वो क्या होता है, विषय वस्तु क्रियाकलाप होता है। और उत्तर विषय वस्तु क्रियाकलाप कब होता है, जब कक्षा एंड हो जाता है, उसका जब हम फीडबैक लेते हैं तो उसे कहते हैं उत्तर विषय वस्तु क्रियाकलाप। अब पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप का होता है कि कक्षा स्टार्ट करने से पहले जो भी हम योजना का निर्धारण करते हैं या योजना तैयार करते हैं कि आज क्लास में कौन सा टॉपिक लेना है, क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चों को समझाना है, ये सब क्या है, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, भिन्नों की योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग, मतलब ये क्या कर रहा है, अभी योजना बना रहा है क्लास में कैसे हम बच्चों को समझाएंगे भिन्न की योग की अवधारणा को। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप, प्री कंटेंट एक्टिविटी। ठीक, सबसे अच्छा आपको समझने के लिए इंग्लिश में जो कंटेंट एक्टिविटी है, पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी, प्री कंटेंट एक्टिविटी, इसके अनुसार प्री मतलब पहले, कंटेंट के पहले जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं प्री। पोस्ट मतलब कंटेंट मतलब कक्षा के बाद जो क्रिया की जाती है, और कंटेंट मतलब कंटेंट के अंदर जो क्रिया की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अवधारणाओं के संदर्भों के साथ परिचय देना, अभ्यास करने के लिए इसमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए, यह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, अवधारणाओं का परिचय मानक कलन, जहाँ पे भी मानक का और कलन विधियाँ आ जाए। ठीक, तो इसको देखते ही काट देना क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह आकर्षक रंगीन, जरूरी नहीं है कि आकर्षक और रंगीन होगा तभी उससे पढ़ाई होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभ्यास करने के लिए इसमें केवल बहुत अभ्यास ही जरूरी नहीं है कि बहुत सारे प्रश्न हो अभ्यास, उसका कंसेप्ट भी होना चाहिए अच्छी तरह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए कि कंसेप्ट। अवधारणा मतलब कंसेप्ट, कंसेप्ट के साथ संदर्भ के साथ परिचय देना, मतलब कि जो गणित का बुक है उसमें अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर हो और उसके बारे में पूरा विवरण दिया हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। मतलब आप शिक्षक गणित को हो और शिक्षकों को परामर्श देना है आपको गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएं, अभिभावकों को परामर्श देना कि वह बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं। ये तो गलत है। बच्चों को उनके अवधारणात्मक कार्यविधि ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को अभ्यास के लिए, तो ये भी गलत है। मतलब एक तरह से तो सही है कि हाँ अधिक से अधिक पुस्तकों उपलब्ध कराया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुस्तक उपलब्ध करा देंगे तो बच्चा पढ़ेगा ही। बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मतलब उनका कंसेप्ट कार्यविधि के बीच में आपको उनका सहायता करना कि उन दोनों में जो कॉम्बिनेशन है अच्छा बने, उनका सोचने और समझने की क्षमता अच्छी प्रकार से विकसित हो। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कथन शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है कि यह अत्यधिक अनुकूल है। ठीक,
अब प्रतिमान, अब इसमें करा है कि शिक्षक छात्रों के संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में सुधार काम करता है। ठीक, तो आप इसका ऑप्शन क्या है? पहला भूमिका अभिनय रोल प्ले, ऑप्शन बी आगमनिक विधि इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन सी एनालिटिकल मेथड, ऑप्शन डी प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी आगमनिक विधि। ठीक, इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड में बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर ज्ञान प्रोवाइड किया जाता है। मूर्त मतलब कि उनको उदाहरण देकर नियम बताया जाता है। ठीक, किसी वस्तु को दिखाकर उसके बारे में उसकी चर्चा की जाती है। रोल प्ले क्या होता है? रोल प्ले हम किसी जैसे व्यक्ति या किसी चीज़ को जो हमारे लिए हेल्पफुल हो उसको हम मॉडल मानते हैं। जैसे में सेरेना विलियम, कल्पना चावला, ये सब क्या है? रोल मॉडल हैं। ठीक, सचिन तेंदुलकर, रोल मॉडल। इनके आधार पे बच्चे क्या होते हैं, उनको अनुसरण करके उनकी ही फॉलो गतिविधियों को देखते हैं, एक्टिविटी को, उनसे कुछ अपने लिए उनसे कुछ ज्ञान का अनुसरण करते हैं। इंडक्टिव मेथड हो गया। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड एक होता है। डिडक्टिव मेथड मतलब कि डिडक्टिव में क्या होता है कि डिडक्टिव मेथड में पहले क्या होता है? नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उसका उदाहरण दिया जाता है। ठीक, एक डिडक्टिव मेथड किस क्लास में चलता है? प्राइमरी से अपर लेवल वाले क्लास में चलता है, उच्च वाले क्लास में। ठीक, और इंडक्टिव मेथड किस में चलता है? प्राइमरी क्लास में। एनालिटिकल मेथड क्या होता है? विश्लेषणात्मक मेथड। तो इसमें एनालिटिकल मेथड में क्या होता है कि समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उनको बताया जाता है, हल किया जाता है। ठीक, समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़कर हल किया जाता है। छोटे छोटे भागों में तोड़कर हल किया जाता है। प्रदर्शन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि हम किसी वस्तु का दिखाकर, जैसे हमको किसी पार्क में लेकर गए, वहाँ पे हम वस्तुओं को दिखाते हैं, पेड़ पौधों को दिखाते हैं, तो ये क्या हो गया? एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। इसके आधार पर हम बच्चों को शिक्षा कैसे, उनके चिंतन को विकसित करते हैं, शिक्षा में सुधार लाने की। तो इस 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। ठीक, मतलब एक जो प्राथमिक कक्षा का अध्यापक है वो बच्चों को टास्क दे रहे हैं, कम से कम 5 परिवार में जाकर लड़कों और लड़कियों के बारे में डाटा इकट्ठा करना है। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्त वर्णन करता है? मतलब ऑप्शन में कौन एप्रोप्रिएट इसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपने आसपास पड़ोस में लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूक कराना। ऑप्शन बी, प्रकरण आंकड़ों के प्रबंध का परिचय देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को एक अवकाशकालीन गृह करार देना। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना। मतलब बच्चों को ये बताना कि आंकड़ा या डाटा कलेक्ट कैसे करना है, इनका उनको ज्ञान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? मतलब हमको ये बताना है कि पोल्या ने कितने समस्या समाधान के चरण दिए थे और उसी में से इसमें कौन सा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन
तो पुलय कितने दिए थे? 4 चरण दिए थे। पुलय द्वारा समस्या समाधान के कितने चरण हैं? 4 चरण। कौन कौन से? पहली बात तो यही है, ऑप्शन ए समस्या को समझना, ऑप्शन बी दूसरा है योजना बनाना, योजना के बाद उसका हम संचालन करेंगे, तीसरा है। अब चौथा क्या हो जाएगा? चौथा क्या हो जाएगा? फीडबैक, मतलब संचालन करने के बाद हम उसका पीछे मुड़कर देखेंगे कि क्या योजना जो बनाए थे वो सक्सेसफुल हुआ है, उसका फीडबैक क्या है। ठीक, तो इसका समस्या समाधान के चरणों में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, सी पुनः योजना बनाना, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन था, ख़त्म हो गया। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, थैंक यू। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।